1, 2, 3, come on! दोस्तों कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। और यहाँ पे हम लोग प्रोटोटाइप पॉलिटी और पॉलिटी की पिछली क्लास में हमने संविधान का भाग एक राज्य एवं संघ क्षेत्र को खत्म किया था। ठीक है, तो इसमें 4 अनुच्छेद थे, मैंने आपको बताया था। और इसके साथ ही हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि हमारे संविधान कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं तथा जो है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारा सबसे नया जो है राज्य कौन बनाया गया था, तो नया राज्य बनाया गया था वो बनाया गया था तेलंगाना। ठीक है, जून 2014 में बनाया गया था। और वहीं अगर मैं बात करूँ नए केंद्र शासित प्रदेश, तो नए केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 के आसपास इनको बनाया गया है। ठीक है, और वहीं अगर तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लास में, तो आज हम लोग देखते हैं नागरिकता, जो कि है हमारे संविधान के भाग 2 में। तो नागरिकता जो है हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो ली गई है हमारे संविधान में ब्रिटेन से ली गई है। और हमारे यहाँ नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता। मैंने क्या बोला कि हमारे संविधान के भाग 2 में जो है वह है नागरिकता। और इसके कितने अनुच्छेद, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आते हैं, तो 5 से 11 इसके अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पे किस टाइप की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का क्या मतलब होता है, एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो है जैसे हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं, तो हर राज्य की हमें नागरिकता नहीं लेनी पड़ती है, केवल भारत की नागरिकता हमको मिलती है। जैसे कि अमेरिका में क्या है, जैसे कि जैसे राज्य हैं वहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो उनकी भी नागरिकता लेनी पड़ती है। और अलग से अमेरिका की अलग से, एक पूरे देश की अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे केवल इंडिया की नागरिकता मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है, एकल नागरिकता का मतलब है कि हमारे देश में जो है केवल और केवल इंडिया की नागरिकता मिलती है, ना कि किसी राज्य की और इंडिया की 2 नागरिकता नहीं मिलती हैं। एकल नागरिकता हमारे यहाँ पे चलती है। और ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट जो लिया गया है हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ किसी भी राज्य, अगर मैं किसी भी देश की बात करूँ, तो वहाँ पे कितने टाइप के नागरिक रहते हैं, तो जनरली क्या होते हैं, जो नागरिक जो रहते हैं, नागरिक रहेंगे और गैर नागरिक। ठीक है, 2 टाइप के लोग जो रहते हैं किसी देश में, या फिर किसी देश में जो रहते हैं वो गैर नागरिक और नागरिक रहते हैं। नागरिक का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिनका जन्म उसी राज्य में हुआ है, उसी राज्य में उसी देश में हुआ है, और उनको सारे के सारे राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त है, सारे के सारे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ गैर नागरिक, इनको बोला गया या फिर विदेशी बोला गया है। तो गैर नागरिक और विदेशी क्या होते हैं, गैर नागरिक और विदेशी का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे देश के लोग जो हैं हमारे देश में आके रह रहे हैं, उनको बोला गया है गैर नागरिक। ठीक है, इनको सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो वही हम लोग देख लेते हैं चीज़ों को। जैसे कि मैंने आपको बताया नागरिकता जो है हमारे भाग 2 में है। ठीक है, मैंने बोलता भाग 2 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से 11 जो है अनुच्छेद है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कैसी नागरिकता है, तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है जिसे ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ किसी आधुनिक राज्य की तरह भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। जितने तरह के 2 तरीके के लोग रहते हैं हमारे देश में। नागरिक का मतलब क्या होता है, जो जिनका जन्म भारत में हुआ है, पूर्ण रूप से भारत में हुआ है, जो पूर्ण रूप से भारतीय राज्य के सदस्य होंगे। यहाँ पर राज्य से मतलब आप लोग ये मत समझना कि किसी राज्य का मतलब, यहाँ से राज्य का मतलब क्या है, पूरे देश भारत का मतलब। ठीक है, तो जो पूर्ण रूप से भारतीय राज्य के सदस्य हों और इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। हमारे यहाँ पे जितने भी अधिकार होंगे सारे के सारे अधिकार इनको प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर भैया बात करूँ विदेशी नागरिकों की, तो विदेशी नागरिक का मतलब क्या, गैर नागरिक। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, किसी अन्य राज्य के नागरिक या फिर किसी अन्य देश के नागरिक। राज्य का मतलब देश। ठीक है, यहाँ पे आपका राज्य का मतलब क्या है, देश। किसी अन्य देश के नागरिक जो हमारे देश में रहते हैं उनको बोला गया है गैर नागरिक या फिर विदेशी। ठीक है, इन्हें सभी सिविल व राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो ये सब होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो है नागरिकता को लेकर क्या क्या कानून या फिर क्या क्या नियम बनाए गए हैं, वो देख लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में जो हमारा जब संविधान जो है उसमें नागरिकता को लेने या फिर त्यागने के बारे में कुछ लिखा नहीं है। बस उसमें जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम जो लोग भारत के नागरिक थे उनको भारत का नागरिक माना गया है। क्या बोला मैंने ये बोला कि भारत में जो है हमारा संविधान है, तो उसमें नागरिकता को लेकर कोई भी विस्तृत या फिर स्थायी उपबंध या फिर कुछ लिखा नहीं है ऐसा कि कैसे नागरिकता किसी को देनी है और किसी कैसे नागरिकता त्यागनी है। इसमें बस जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस टाइम जो भारत में रहते थे लोग उन्हीं को भारत का नागरिक माना गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि नागरिकता से संबंधित अगर किसी को नागरिकता कैसे देनी है, किसी नागरिकता कैसे त्यागवानी है या फिर जो नागरिकता कैसे त्यागनी है, उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है
क्या बोला कि नागरिकता से संबंधित कोई भी विस्तृत या फिर कोई भी स्थायी उपबंध हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में संसद को यह अधिकार दिया है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सके। और इसी के लिए क्या लाया गया था, किसी को नागरिकता देने के उपबंध में संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था, जिसमें लगभग 12 बार जो संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। और जब अब हमारे जो देश है, हमारे देश में जो 26 जनवरी 1950 के उपरांत जो लोग भारत में आए या फिर जो लोगों को भारत को नागरिकता दी गई, तो उस टाइम 3 बेसिस थे हमारे यहाँ पे। क्या बेसिस थे? या तो वो भारत का नागरिक हो, ये तो है ही, 4 बेसिस थे, या तो वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। और दूसरा उपबंध क्या था, उसमें उसके माता पिता या माता पिता में से किसी का भी जन्म यहाँ पे भारत में हुआ हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या हुआ, इसी के साथ साथ वो लगभग जब भारत में संविधान लागू हुआ है तब से 5 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, ठीक है। तो ये उपबंध है हमारे नागरिकता। जब 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ तो उसके लिए ये क्या है, ये उपबंध है कि उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। तो या तो भारत का नागरिक हो, भारत का मूल्यवासी हो, उसके माता पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट है कि वो कम से कम जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो हमारे नागरिकता के संबंध में उपबंध है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि संवैधानिक उपबंध क्या है हमारे नागरिकता से संबंधित में। संवैधानिक उपबंध, जैसा संविधान में नागरिकता के बारे में कोई स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में कोई भी विस्तृत या फिर स्थायी उपबंध नहीं है नागरिकता को लेकर, ये नहीं है, ठीक है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे। क्या बोला कि संविधान में नागरिकता को लेकर कोई भी स्थायी या फिर विस्तृत उपबंध नहीं है, यह केवल उन लोगों की नागरिकता को दर्शाता है जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम भारत के नागरिक थे, ठीक है। और इसमें ना तो इनकी अधिग्रहण एवं ना ही नागरिकता हानि की चर्चा की गई है। क्या बताया मैंने कि हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर कोई भी स्थायी या फिर विस्तृत उपबंध नहीं है, ठीक है। और वहीं अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें नागरिकता को त्यागने या फिर अधिग्रहण करने के बारे में चर्चा की गई है, तो नहीं की। तो अगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या नागरिकता के बारे में स्थायी और विस्तृत उपबंध हमारे संविधान में है, तो आप बोलोगे नहीं है, यह केवल उन लोगों की चर्चा करता है जो 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक थे। और दूसरा पॉइंट अगर ये ऐसा आता है क्वेश्चन कि हमारे संविधान में नागरिकता को त्यागने या फिर उसको अधिग्रहण करने से, ऐसे त्यागने या फिर अधिग्रहण करने से संबंध में कोई की चर्चा की गई है, तो नहीं, हमारे संविधान में इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन हमारे संविधान में मैंने आपको बताया कि संसद को एक अधिकार दिया गया है, जिसके थ्रू क्या करती है संसद नागरिकता लोगों को नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। क्या संसद को एक विशेष अधिकार दिया गया है संविधान में कि वह नागरिकता से संबंधित विशेष कानून बना सकती है। तो यहीं पर वही लिखा हुआ है, संसद का अधिकार क्या है, संसद को इस बात का अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बनाए, ठीक है। हमारे संविधान ने संसद को अधिकार दिया है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। क्लियर है, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। क्लियर होगा आपको। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये 1955 लागू किया है। क्या लागू किया है, हमारे संविधान ने नागरिकता से संबंधित में कौन सा अधिनियम लेके आई थी, नागरिकता अधिनियम 1955 लेके आई थी। संसद के द्वारा कौन सा अधिनियम लाया गया नागरिकता के संबंध में, तो आपको याद रखना है नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, जिसमें 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 के में संशोधन किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया संसद के द्वारा नागरिकता के संबंध में, और उसमें अभी तक 57, 60, 85, 86, 92, 2003, 2005 और 2015 में क्या हो चुका है, संशोधन किया जा चुका है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक याद रखना है, एक पॉइंट आप लोग याद रखना है कि 1992 का जो संविधान संशोधन जो हुआ था नागरिकता अधिनियम को लेके, इसी के थ्रू हमारे देश में माता के जन्म के आधार पर विदेश में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने का उपबंध जोड़ा गया था। क्या बोला मैंने कि हमारा जो 1992 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था, उसमें माता के जन्म के आधार पर जो विदेश में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने का उपबंध जोड़ा गया था। तो याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ पे लोगों को नागरिकता दी कैसे जाती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश में नागरिकता का अर्जन या फिर नागरिकता कैसे दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि नागरिकता जो 5 तरीके से हमारे देश में दी जाती है, जन्म से,
ठीक है, या जो उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। दूसरा, वंश के आधार पर उसके मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन वो कहीं बाहर रहता हो तो भी उसको भारत का नागरिक बोला जाएगा। एनआरआई जिनको अपन बोलते हैं वो उनको वंश के द्वारा, ठीक है। देशीकरण के द्वारा, एक सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है देशीकरण का, उसके द्वारा आप लेते हो तो भारत के नागरिक आप माने जाओगे, ठीक है। देशीकरण के द्वारा मतलब आपने हमारे देश की नागरिकता ले ली है, ठीक है, उसको बोला देशीकरण। पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता दी जाती है, ठीक है। और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती है। और वहीं अगर भूमि विस्तार, अगर भारत को किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उसके नागरिक भी भारत के वहाँ के जो नागरिक हैं उसमें भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। जैसे जन्म से, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया वंश के आधार पर। तीसरा मैंने आपको बताया क्या, देशीकरण के द्वारा। चौथा मैंने बताया पंजीकरण के द्वारा। और भूमि विस्तार के द्वारा। ये 5 तरीके जिनसे नागरिकता दी जाती है। अब नागरिकता का त्याग कैसे होता है? अगर हमारे देश में नागरिकता का त्याग कैसे होता है? नागरिकता का त्याग करने का सबसे पहले, या तो कोई हमारे देश की नागरिकता त्याग दे, भारत का जब कोई नागरिक है, भारत का नागरिक, वो अपने हमारे देश की नागरिकता को त्याग दे। तो त्याग दिया तो ये क्या होगा, हमारे देश की नागरिकता त्याग दी, स्वेच्छा से त्याग दी उसने, तो इसको बोला गया कि वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा मैं अगर आपको बताऊँ दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है कि या तो संसद कोई ऐसा कानून बना दे जिसके, या फिर संसद कोई किसी व्यक्ति से नागरिकता छीन ले, मतलब सरकार के द्वारा नागरिकता उसकी छीन ली गई है, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति जो है अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो है हमारे देश का नागरिक नहीं कहलाएगा। 3 तरीके से हमारे देश की नागरिकता त्यागी जाती है, मैंने आपको बताया है। या तो वो खुद ही स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग दे भारत की, या फिर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले तो ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता परित्याग हो जाएगी। और तीसरे में क्या मैंने बोला है, तीसरा मैंने आपको बताया है कि सरकार के द्वारा नागरिकता उसकी छीन ली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नागरिकता का अर्जन, मतलब नागरिकता को कैसे दिया जाता है हमारे देश में, ठीक है। तो नागरिकता को मैंने बताया 5 तरीके से दिया जाता है। जन्म से भारत का नागरिक हो, वंश परंपरा द्वारा, मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। देशीकरण के द्वारा, ठीक है, देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता दी जाती है। पंजीकरण के द्वारा हमारे देश में अपना नाम रजिस्टर करा के, और भूमि विस्तार के द्वारा, मतलब हमारे भारत में अगर किसी को शामिल कर लिया जाता है तो भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता दी जाती है। वही अगर मैं बात करूँ नागरिकता का अंत कैसे होता है, तो नागरिकता को परित्याग करने से मतलब वो स्वेच्छा से नागरिकता त्याग ले। वही अगर मैं बात करूँ दूसरा पॉइंट क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भी उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक वो नहीं रहेगा, ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर। वहीं अगर मैं बात करूँ सरकार के द्वारा नागरिकता छीनने पर, सरकार अगर नागरिकता छीन ले उससे तो भी वो हमारे देश का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा नागरिकता के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे कि एनआरसी और सीए के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। वैसे वो करंट का टॉपिक है लेकिन हम लोग थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कल देखते हैं और कल से हम लोग चालू करेंगे मौलिक अधिकार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।